नमस्कार। आज भी हम इतिहास में आपको लेकर चलेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और बात करेंगे 60 साल पुरानी घटना की जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया और बहुत से सवाल तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को लेकर उठाए। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय लोगों पर वायुसेना से हमला करवाया था। क्या मिजोरम के लोग भारत के नागरिक नहीं थे? यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर कांग्रेस ने हमला करवाया था और आज भी 5 मार्च को पूरा मिजोरम शोक मनाता है। कांग्रेस ने सच को छिपाया और कभी घाव भरने की कोशिश नहीं की। पीएम ने जोर देकर कहा कि इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे पीएम मोदी और जिक्र करते हैं 57 साल पुरानी एक घटना का। आज मिजोरम में हुए वायुसेना के इस हमले की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 5 मार्च 1966 जगह अभी के मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह 11:30 पर आसमान में 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों ओर से घेर लेते हैं और बम की बारिश शुरू हो जाती है। ये किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहा जाता था। उस समय असम के पार्ट में था ये पूरा हिस्सा जो अब मिजोरम है और ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक होती है। इस बमबारी को अब 57 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो इससे भी 6 साल पहले चलना होगा, साल 1960 में जब इसकी शुरुआत हुई। तब मिजो हिल्स असम का राज्य का हिस्सा हुआ करता था और इसी साल 1960 में असम की जो सरकार थी उस समय असमिया भाषा को लेकर एक फैसला लेती है। इसे राजकीय भाषा घोषित किया जाता है, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आएगी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। जाहिर है इसको लेकर विरोध शुरू हुआ। मिजो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और यह विरोध किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ ये समझिए। 28 फरवरी 1961 को इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ का गठन होता है। इसके नेता लाल डेंगा थे। एमएनएफ ने शुरुआत में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी धरने देते हुए अपनी बात को रखना शुरू किया, लेकिन साल 1964 में असमिया भाषा लागू हो गई। उसकी वजह से असम रेजिमेंट की जो 2nd बटालियन थी उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस बटालियन में ज्यादातर मिजो लोग थे, उसमें मिजो हिल्स के लोगों की जो संख्या ज्यादा थी, तो पूरे मिजो हिल्स में जो असम का एक हिस्सा हुआ करता था वहां नाराजगी बढ़ी। शांतिपूर्वक जो धरना चला रहा था एमएनएफ जो एक संगठन था वो हिंसा पर उतर आया। इस बीच मिजोवासी बटालियन से निकाले गए वो एमएनएफ में शामिल हो गए, यानी जिनको सेना की थोड़ी बहुत जानकारी थी या पूरी तरीके से जानकारी थी वो एमएनएफ का हिस्सा हो गए और इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बना ली, एक और आर्मी। पाकिस्तान और चीन की भूमिका देखिए। मिजो उग्रवादियों को भड़काया गया, इनकी ओर से बॉर्डर होने के चलते तब पूर्वी पाकिस्तान और जो इस समय आज का बांग्लादेश है उससे मिजो नेशनल की जो आर्मी थी उसे हथियार के रूप में मदद मिलने लगी। चीन भी इस साजिश में शामिल हो गया, गुपचुप तरीके से एमएनएफ का समर्थन शुरू हो गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने एक्शन लिया, सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में जाके छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में एमएनएफ के नेता लाल डेंगा को गिरफ्तार किया। लाल डेंगा पर मुकदमा चलाया गया लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और ऐसे समय में जो भूमिका थी एमएनएफ की उसे देखना बहुत जरूरी है। इस मौके पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सरकार पर एक दबाव था, तो एमएनएफ ने तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा। इस मेमोरेंडम में जो लिखा था उसे गौर से सुनिए। मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत सरकार के हाथ में है, भारत के हाथ में है। एक चुनौती दी गई भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए। ऐसे समय में ऑपरेशन जेरिको शुरू किया गया। 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। रहस्यमय हालात में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी और शास्त्री की मौत को 11 दिन नहीं बीते थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस समय जो थे सुकर्णो, उनको एक पत्र लिखा और इस पत्र में जो लिखा गया उसे गौर से सुनिए। लाल डेंगा लिखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भी हम आजादी महसूस करते थे, आजादी की स्थिति में थे, लेकिन जो राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद है वो यहां परिपक्व हो चुका है। अब हमारे लोगों को एक ही इच्छा उनकी है कि वो अलग देश चाहते हैं।
पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा के सामने एक अलग तरह की चुनौती थी। 4 दिन बाद 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। जो छावनी थी मिजोरम में, उस पर निशाना बनाया गया उन्हें बाहर निकालने के लिए, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन जेरिको। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर अटैक किया गया। सेना के ठिकानों पर एमएनएफ का कब्जा होता है। भारत से आजाद होने की घोषणा की जाती है। एक अलग झंडा फहराने की घोषणा की जाती है। ये सब होता है। अगले दिन यानी 29 फरवरी को एमएनएफ ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी थी। अचानक हुई ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात जो सुरक्षा बल थे वो तैयार नहीं थे। किसी तरह की तैयारी नहीं थी कि इस तरह का अटैक हो सकता है। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने को लूट लिया। कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला किया। चंफाई और लुंगलाई 2 जिले थे जहां सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे में जो इसका पूरा वर्णन है, मिजोरम द डैगर ब्रिगेड की एक किताब है जो निर्मल निवेदन ने लिखी है। उसमें लिखा गया है कि एमएनएफ उग्रवादियों का मुख्य जत्था असम राइफल्स के ठिकानों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई भी सैनिक बाहर ना निकल पाए। वहीं एक जत्थे ने सरकारी खजाने पर धावा बोलकर 18 लाख रुपए लूट लिए। इस पैसे का इस्तेमाल एक तरीके से सरकार और सेना के खिलाफ किया जाना था। सीमावर्ती नगर चंफाई में असम राइफल्स के ठिकानों पर आधी रात हुआ हमला इतना तेज हुआ कि जवानों को अपने हथियार लूट करने का, संभलने का, लुंगलाई और आइजोल जो राजधानी थी वहां खबर पहुंचाने का, दिल्ली तक खबर पहुंचाने का मौका नहीं मिला। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए जिनमें उस समय 6 लाइट मशीन गन थी, 70 राइफल थी, 16 स्टेन गन थी, ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफल थी और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ 85 जवानों को इन एमएनएफ के जो जवान थे उन्होंने बंधक बना लिया। किसी तरह यहां से 2 सैनिक भागने में कामयाब होते और इन 2 सैनिकों ने किसी तरह जो कुछ हुआ था इनके साथ उसकी पूरी जानकारी राजधानी तक पहुंचाई और वहां से दिल्ली पहुंचती है। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल भारत के साथ सारे संबंध टूट जाए, सारे कनेक्शन टूट जाए, किसी तरीके से और संपर्क ना हो पाए। भारतीय वायुसेना पर वहां पर जो हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमएनएफ की ओर से गोलीबारी हुई जिसकी वजह से मदद नहीं पहुंच पाई। सबसे पहले हेलीकॉप्टर पहुंचाने की कोशिश थी लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। ऐसे में इंदिरा गांधी वायुसेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश देती है। इसके बाद एमएनएफ असम राइफल्स के हेडक्वार्टर में तिरंगा उतारता है, अपना झंडा फहराता है, आजाद होने की घोषणा करता है। उधर दिल्ली में कुछ दिनों पहले पीएम बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से हिल जाती हैं। नई नई प्रधानमंत्री बनी थी और उनके सामने देश के अंदर से इस तरह की चुनौती आ रही थी और पाकिस्तान से तो थी ही। सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। किसी तरीके से उग्रवादियों से छुटकारा मिलना चाहिए और हालात नियंत्रण में आने चाहिए। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमान आइजोल में एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसमें 2 लड़ाकू विमान फ्रांस के बने दैसे ओरागन और 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे। दैसे ओरागन को भारत में तूफानी नाम से जाना जाता है। असम के तेजपुर, कुंभीग्राम, जोरहाट में उड़ान भरने के पहले इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर की, उनको निशाना बनाया। दूसरे दिन इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने के लिए बम के गोले बरसाए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहां 13 मार्च तक बमबारी की। बमबारी से ये लोग घबरा गए। स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली। एमएनएफ ने उग्रवादी जो उनके थे वो म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में छिप गए। विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और दिल्ली में राहत की सांस ली गई, क्योंकि मिजोरम में जो उग्रवादियों का कंट्रोल था भारतीय वायुसेना के कंट्रोल में आ चुका था, भारतीय सेना के कंट्रोल में आ चुका था। वायुसेना ने बमबारी की, भारी तबाही मचाई। मिजो नेशनल फ्रंट के मेंबर रहे थंगसांगा उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, बमबारी से हम आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए। हमारे छोटे शहर को अचानक 4 लड़ाकू विमानों ने घेर लिया। अचानक गोलियों की बारिश होने लगी, बम गिराए गए, जलती हुई इमारतें ढह गई। हर तरफ धूल धुएं का गुबार था, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स भी उस तरह की हैं जो इस रिपोर्ट में काफी कुछ कहा गया है। ऐसी एक रिपोर्ट में कहा गया कि आइजोल शहर में आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में सिर्फ 13 आम लोगों की मौत हुई, 13 सिविलियंस मारे गए। सरकार और सेना ने इस बात से इनकार किया कि आइजोल में बमबारी की गई थी। जी हां, बम गिराने पर इंदिरा गांधी पर सवाल उठे थे, विपक्ष ने सवाल उठाए, बहुत से सवाल हर जगह से उठे। 9 मार्च 1966 को
कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गांधी के हवाले से कहा गया कि लड़ाकू विमानों को एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, ना कि बम बरसाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है, राशन गिनाने के लिए फाइटर जेट क्यों भेजे गए और क्यों भेजे जाएंगे? वायुसेना के बम गिराने को लेकर इंदिरा गांधी पर सवाल उठे और उस समय के सवालों को लेकर कई जर्नलिस्ट ने सवाल उठाए थे। ऐसे ही पत्रकार द प्रिंट के संपादक हैं शेखर गुप्ता, जिन्होंने अपना लेख लिखा, उसमें लिखा वॉज इंदिरा गांधी राइट टू यूज एयर पावर अगेंस्ट हर ओन कंट्रीमैन। इसमें उन्होंने पूरी क्लीन चिट दी। शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा कि आप अपने आप को इंदिरा गांधी की जगह रखकर देखिए। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद सत्ता में आए सिर्फ 6 हफ्ते का समय हुआ था। जो चुनौतियां उनके सामने थी वो अलग। पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई समाप्त हुए कुछ ही महीने हुए थे, जिसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला था। देश के अंदर जो हालात थे उसका जिक्र करते हैं शेखर गुप्ता। लिखते हैं कि दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें सिर उठाने लगी थी। ऐसे इस वक्त में लाल डेंगा ने जो विद्रोह किया, विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उसकी चुनौती भी सामने थी। मिजोरम में जो कुछ हुआ उससे 2 दशकों तक अशांति रही। हालात तनावपूर्ण रहे, शांति नहीं बन पाई, लोग चैन से नहीं रह पाए। इस बीच विद्रोह को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया। एक और एंट्री होती है जनरल सैम मानेकशॉ की। उनकी अगुवाई में एक नया प्लान बनाया गया। बमबारी के 1 साल बाद 1967 में सरकार की तरफ से एक योजना लागू की गई, जिसके तहत जो गांव थे आसपास के, उनका पुनर्गठन किया गया। इसके तहत पहाड़ों में जो लोग रहने वाले थे, मिजो के जो लोग थे, उन्हें गांव से हटाकर सड़क के दोनों ओर बसाया गया, ताकि भारतीय सेना के जो जवान थे उन पर, या प्रशासन था, सरकार थी, उन पर नजर रख पाए। मिजोरम के कुल 764 गांव में से 516 गांव के निवासियों को उनकी जगह से हटा दिया गया। केवल 138 गांव को नहीं बदला गया। वो लोग 138 गांव के थे वो रहते रहे वहां पर। बाकी गांव की स्थिति में बदलाव किया गया। बमबारी ने मिजो विद्रोह के उस समय भले ही कुचल दिया हो, लेकिन मिजोरम में इसके बाद 2 दशकों तक अशांति बनी रही। ऐसे में राजीव गांधी की सरकार आती। राजीव गांधी सरकार ने मिजोरम को लेकर फैसला लिया, नया राज्य बनाया गया। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और एमएनएफ के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता हुआ, जिस पर हस्ताक्षर हुए। इसे राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक माना जाता है। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना। इस साल मिजोरम में पहली बार चुनाव हुए और लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। इस पूरी घटना को समझना इसलिए जरूरी था कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल, क्या अपने ही लोगों के खिलाफ सरकार ने ऐसा फैसला लिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला लिया? जी हां। क्यों लिया वो आपके सामने। विद्रोहियों ने कैसे सिर उठाया और विद्रोहियों को कुचलने के लिए क्या तरीका अपनाया गया। लेकिन इसके बाद भी क्या शांति आई? नहीं आई। और उसके बाद एक समझौता होता है, उसके बाद शांति लाने का प्रयास होता है। और ऐसा सिर्फ मिजोरम में नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में हुआ, जिसमें और ज्यादा जानकारी हम आगे आने वाले एपिसोड में आपको जरूर देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।